तो आज हम लोग अभी फर्स्ट सप्लाईज का कंसेप्ट करेंगे एंड उसके बाद रेट ऑफ टैक्स करेंगे। कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट सप्लाईज। फर्स्ट सप्लाईज अभी फर्स्ट सप्लाईज का मतलब होता है कि पहला 20 लाख का टर्नओवर। ओके, फर्स्ट सप्लाई मतलब कि पहला 20 लाख का टर्नओवर। ये 20 लाख के जगह पे 10 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट अप्रैल से फर्स्ट अप्रैल से जब तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी नहीं आता, फर्स्ट अप्रैल से जब तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी नहीं आता, तब तक के टर्नओवर को कहा जाता है फर्स्ट सप्लाईज। ओके, एग्जांपल, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बिजनेस में, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के, तो आप लोग को याद रहेगा 40 लाख का एक लिमिट था। ओके, 40 लाख का एक लिमिट था। नहीं तो नॉर्मली भी अगर हम 20 लाख का लिमिट पकड़ के चले तो भी ठीक है। ओके, 20 लाख तक हम लोग को नंबर लेने का जरूरत नहीं पड़ता है जीएसटी में। ओके, वी कैन सेल गुड्स और सर्विसेज विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन टिल 20 लाख सेल्स। मतलब यहां तक अगर हम लोग का टर्नओवर 20 लाख रुपया है, उसके बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी आता है यहां से। आ रहे समझ में? अभी हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, ये जो 20 लाख रुपया है, क्या ये गिन के हमको पूरे साल में 1.5 करोड़ करने को मिलने वाला है, या फिर ये 20 लाख को छोड़ के और 1.5 करोड़ करने मिलेगा? क्वेश्चन क्या बोला? देखो, हम लोग को पूरे साल में टर्नओवर कितना करना है, पूरे साल में 1.5 CR करने का। पूरे साल में 1.5। पहला 20 लाख तो हम कर चुके बीइंग अनरजिस्टर्ड, हम हमारे पास नंबर नहीं था, कर चुके। अभी जो यहाँ का टर्नओवर है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद का टर्नओवर, ये कितना हो सकता है? 1.3 CR और 1.5 CR। कितना? 1.3 CR, क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी 20 लाख का सेल्स कर लिए। अभी आप लोग सिर्फ और 1.3 CR का ही सेल कर सकते हो। ओके, इस साल में मतलब हम लोगों ने क्या किया, 20 लाख को इंक्लूड किया और फिर पूरा साल चेक किया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, फर्स्ट सप्लाईज फर्स्ट सप्लाईज आर इंक्लूडेड किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम टर्नओवर देखते हैं, तब हम लोग को फर्स्ट सप्लाईज को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां तक समझा? चलो, अभी हम लोग मान के चलो यहां से रजिस्टर्ड हो गए। ओके, यहां से हम लोग रजिस्टर्ड हो गए। नाउ क्वेश्चन इज, हम लोग टैक्स कौन से सेल्स पर पे करेंगे? क्या पिछले 20 लाख पे सेल्स के ऊपर टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे? नहीं भरेंगे, क्योंकि वहां पर तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेने का लायबिलिटी था ही नहीं। ओके, वी वर नॉट लाइबल टू पे टैक्स फॉर फर्स्ट 20 लैक्स। तो हम लोग को टैक्स कौन से टर्नओवर के लिए पे करना है? ओके, 1.3 CR, दैट इज रजिस्ट्रेशन लेने के बाद के टर्नओवर पे। तो फर्स्ट सप्लाईज आर एक्सक्लूडेड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब टैक्स के पेमेंट के लिए हमको ये 20 लाख को छोड़ के बाकी के सेल पे जीएसटी भरना है। लेकिन टर्नओवर के टाइम पे वो 20 लाख को गिन के हमको पूरे साल में 1.5 करोड़ का सेल करना है। क्लियर है? तो अपना फर्स्ट सप्लाईज का कंसेप्ट है, इसमें कुछ डाउट है तो यहाँ पर लिखा लास्ट। समझ में आया सबको? नहीं कर सकता वो, ही कैन ओनली शिफ्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल। साल के बीच में वो नहीं जा सकता। फर्स्ट सप्लाईज क्लियर है क्या? नहीं नहीं, 20 लाख तक तो अलाउड नहीं है ना। हाँ, फर्स्ट टाइम रहेगा तो ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम अगर कंपोजिशन में जाना है तो हम लोग साल के बीच में जा सकते हैं।
लेकिन अगर हम लोग को शिफ्ट करना है नॉर्मल से कंपोजिशन में, ओके शिफ्ट करना है, तो साल की शुरुआत में ही करना पड़ेगा। ओके अगर आपको फर्स्ट टाइम कंपोजिशन में जाना है तो आप कभी भी जा सकते हो। ओके सितंबर में, अक्टूबर में, कभी भी जा सकते हो। क्लियर है क्या? कुछ डाउट है उसमें? ये वाला यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सप्लाईज। मीनिंग ऑफ फर्स्ट सप्लाईज: वैल्यू ऑफ सप्लाईज made by a person from 1st April, okay, up to the date when he becomes liable. ओके लायबल होने तक के टर्नओवर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सप्लाईज। ओके ये हो सकता है 10 लाख भी हो, ये 20 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए खाली याद रखो 20 लाख। ओके तुम लोग को इंटर में अगर किया रहेगा तो याद रहेगा कि 10 लाख का भी एक लिमिट था फॉर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके एंड 40 लाख का लिमिट कुछ अलग स्टेट्स के लिए था, गुड्स वालों के लिए था, एंड उसमें भी कुछ स्टेट्स को एक्सक्लूड करके था। ओके तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोग को क्लब करना है, लेकिन अभी के लिए जाने दो। अभी के लिए खाली 20 लाख याद रखो, बेसिक 20 लाख का तो एक लिमिट याद है, तो उसके हिसाब से चल सकते हैं। समझ में आया? अभी हम लोग रेट ऑफ टैक्स करेंगे। कंपोजिशन टैक्स रेट्स इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9(1). इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9(1) मतलब कि ये जो रेट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके ये जो रेट्स है वो रेट्स सेल्स के ऊपर है। ओके आरसीएम के परचेस के ऊपर ये रेट नहीं है, क्योंकि आरसीएम का सेक्शन क्या था? 9(3). ओके आरसीएम का सेक्शन नंबर इज 9(3). पर यहाँ पर क्या लिखा है? रेट्स किसके ल्यू में है? 9(1). मतलब कि ये रेट ऑफ टैक्स अपने सेल्स के ऊपर लगाने का है। ओके हम लोग के आरसीएम के परचेस के ऊपर ये रेट्स नहीं लगना चाहिए। क्लियर है क्या? अभी यहाँ पर एक एक टाइप का पर्सन है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर। ओके मतलब जो पर्सन गुड्स को बना के बेच रहा है, ओके उसके लिए रेट ऑफ टैक्स क्या है देखो, 0.5% CGST, 0.5% SGST ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट मतलब कि अपने स्टेट के टोटल टर्नओवर पे। टोटल का मतलब होता है टैक्सेबल सेल्स प्लस एग्जेम्प्ट सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नॉर्मल पर्सन अगर होता, नॉर्मल पर्सन, तो वो एग्जेम्प्ट सेल पे जीएसटी पे करता क्या? नहीं करता, क्योंकि एग्जेम्प्ट है मतलब उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना। बट कंपोजिशन स्कीम वाले को पे करना पड़ेगा अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो। ओके रेट ऑफ टैक्स क्या बोला यहाँ पर? 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल मतलब टैक्सेबल चीजें प्लस एग्जेम्प्ट चीजें। लेकिन यहाँ पर एग्जेम्प्ट चीजों में हम लोग को इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट नहीं लेना है। ओके जो एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है, ओके नीचे है ये सब शायद, यहाँ पर एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी है एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ओके इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को ऐड नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग। ओके मतलब जो लोग होटल वगैरह के बिजनेस में, उन लोग को जीएसटी क्या रेट से पे करना है? 2.5% CGST, 2.5% SGST। ओके उन लोग के लिए 5% का जीएसटी रेट। समझ में आ रहा है? तो 2.5%, 2.5% ऑफ टोटल टर्नओवर, यहां पर भी टोटल वर्ड यूज किया। टोटल मतलब टैक्सेबल प्लस एग्जेम दोनों के ऊपर, लेकिन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के ऊपर नहीं पे करना। आया समझ में? 2.5 प्लस 2.5। अभी यहाँ पर टोटल टर्नओवर इन स्टेट है, दोनों में इन स्टेट है, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है। ओके एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कि पूरे इंडिया का सेल्स, पर पूरे इंडिया के सेल पे हम लोग क्यों टैक्स पे करें? ओके रिस्पेक्ट टू स्टेट का जो सप्लायर होगा वो पे करेगा। ओके हम लोग पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अपने स्टेट के टर्नओवर का परसेंटेज लिया जाएगा। सबको समझा?
अदर सप्लायर्स मतलब यहाँ पर ट्रेडर्स कवर्ड है, मतलब जो लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, खरीद रहे एंड सेल कर रहे, उन लोग को 0.5%, 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। टैक्सेबल टर्नओवर मतलब कि आपको एग्जेम्प्ट के ऊपर तो जीएसटी पे ही नहीं करना है, एग्जेम्प्ट के ऊपर भी पे नहीं करना है, और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे भी नहीं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट तो एग्जेम्प्ट ही है वैसे, ओके, तो उसके ऊपर पे नहीं करना है, एंड कोई भी एग्जेम्प्ट के ऊपर भी पे नहीं करना। समझ में आया पॉइंट? अगर इन लोग तीनों ने आरसीएम का सर्विस लिया, इन लोग तीनों ने आरसीएम का सर्विस लिया, तो क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा? आंसर इज आरसीएम पे ऊपर जो लगता है वही रेट लगेगा। एग्जाम्पल, किसी कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन ने लीगल सर्विस लिया, लॉयर का, लॉयर के सर्विस पे जीएसटी का रेट 18% है। अभी वो है ट्रेडर, ओके, कंपोजिशन स्कीम में ट्रेडर है, तो क्या रेट ऑफ टैक्स से वो लॉयर के सर्विस पे जीएसटी भरेगा? क्या 1% पे भरेगा? नहीं, 18% पे भरेगा, क्योंकि 1% का जो रेट था वो खाली उसको सेल के ऊपर लगाना है, परचेस के ऊपर का वो 18% का ही रहेगा। दैट इज आरसीएम का रेट 18% है, तो 18 ही रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम वाले को आरसीएम का सर्विस लेने पर जो रेट एप्लीकेबल है उसी रेट पे करना है, ओके, उसको कोई कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा, एंड पे करने के बाद उसको आईटीसी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम को आईटीसी नहीं मिलता है। ओके, तो आरसीएम में जीएसटी भरा जाएगा लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? नहीं, वो लोग पे करेंगे। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, कोई गुजरात में, अपना ही डिस्टिंक्ट पर्सन, तो गुजरात के टर्नओवर पे गुजरात वाला टैक्स पे करेगा, महाराष्ट्र वाले पे मैं खुद पे करूंगा। अनरिलेटेड मतलब, तो हम ही भरेंगे ना। पहले तो इंटरस्टेट सप्लाई कर नहीं सकता, ओके, अपने स्टेट में दूसरे को बेचा तो हम लोग को ही पे। हाँ, क्लियर? सबको समझा क्या रेट ऑफ टैक्स? कुछ डाउट है पूछो। क्लियर है सबको? अपना कंपोजिशन स्कीम नॉर्मल वाला कंप्लीट हुआ, अभी सर्विस वाला कंपोजिशन स्टार्ट करें। स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर। हाँ, बराबर। नहीं तो भी नहीं कर सकते। ओके, इंटरसेट सप्लाई अगर हम लोगों ने अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को किया तो भी अलाउड नहीं है कंपोजिशन स्कीम। फिर चाहे दूसरे को बेचो या फिर अपने पर्सन को, है तो वो दूसरा स्टेट का, मतलब अपने लिए वो इंटरसेट सप्लाई माना जाएगा, तो हम लोग कर ही नहीं सकते वो। क्लियर है? हाँ, परचेज कर सकता है लेकिन दूसरे का सेल हो रहा है ना यहाँ पर। नहीं नहीं, देखो, हम लोगों ने एक चीज सीखा था। मान के चलो महाराष्ट्र का एक ब्रांच है, कोई एक गुजरात का एक ब्रांच है, एक राजस्थान का ब्रांच है, बराबर। अभी ये पर्सन गुजरात को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट सेल हो जाएगा, बराबर। तो ये पर्सन को बोला है कि आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या बोला है कि आप परचेज कर सकते हो, इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो। तो किससे करना पड़ेगा उसको? दूसरे किसी से। हाँ, हाँ, अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से करेगा तो दूसरे पर्सन का सेल हो जाएगा, और सेल हो जाएगा तो इसको कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा, एंड इसको छोड़ना पड़ेगा तो इसकी वजह से बाकी सबको छोड़ना पड़ेगा, बराबर। मतलब एक जन निकलता तो सबको निकलना पड़ता, तो वो पॉइंट यहाँ पर वैलिड है। क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग महाराष्ट्र से एक्स को बेचेंगे,
जो महाराष्ट्र में रहेगा, उसको बोलेंगे कि भाई भेज दो हम लोग के गुजरात ब्रांच को, वो तो अलाउड है ना फिर। तो ये वाला ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट हो गया, और ये तो अलाउड है, हो गया। इस तरीके से कर सकते, ठीक है। उसके बाद स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, अभी हम लोग सर्विस सप्लायर का स्कीम पढ़ रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 10(2)(a). ओके, इसको 10(2)(a) बोल सकते हैं, या तो कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर भी बोल सकते हैं, या तो प्रिजम्पटिव स्कीम भी बोल सकते हैं। ओके, तीन अलग अलग नाम है, एग्जाम में कोई भी नाम आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तीनों एक ही। अभी गवर्नमेंट ने पहले बोला हुआ था कि जो पर्सन को सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस, वो भी रेस्टोरेंट को छोड़ के, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, 10(1) 10(2) में नहीं आ सकता। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो पर्सन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टर्नओवर, ओके, एंड जिस पर्सन को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रहा है, ओके, ध्यान से सुनो, दो चीजें लिखी है। पहला क्या लिखा है, एलिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू टर्नओवर, मतलब कि आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम होना चाहिए पिछले साल, तो ही आ सकते हैं। ओके, हम लोग अमाउंट पढ़ेंगे बाद। एंड दूसरा क्या बोला, जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रहा है वही पर्सन आ सकता है। देखो, जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रहा है वही आ सकता है, हाँ वो हम लोग करेंगे, यस। ओके, यहाँ पर क्या बोला, जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रहा है, किस किस को नहीं मिलता कंपोजिशन स्कीम, बहुत सारे लोग को नहीं मिलता, बराबर। इंटरसेट सप्लाई को नहीं मिलता, ओके, टिपा वाले को नहीं मिलता, सीटीपी, एनआरटीपी, ई कॉमर्स से बेचने वाले को, तो ये सबको नहीं मिलता। लेकिन अगर गवर्नमेंट साइलेंट रहता, तो जो उधर का इनएलिजिबल क्राइटेरिया है वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं, बराबर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम में भी एक इनएलिजिबल क्राइटेरिया बनाया, ओके, ये स्कीम का भी एक इनएलिजिबल क्राइटेरिया बनाया। उसमें क्या क्या डाल दिया, जो वहां के है वो सेम टू सेम, खाली एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। चलो, टाइटल में ये हो, हाँ, सर्विस। देखो, वहां पर सर्विस वाले को अलाउड नहीं था, सर्विस वाले के लिए तो ये स्कीम बनाया है, तो सर्विस वाले को ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। ओके, तो इनएलिजिबल क्राइटेरिया जो वहां पर था, एज इट इज इनएलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, लेकिन एक को छोड़ के, दैट इज सर्विस सप्लायर, ओके, जिसके लिए ये वाला स्कीम बनाया है। फिर अभी ये स्कीम में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे, ये स्कीम में कौन कौन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके, सीएमए का प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिसिंग, जॉब वाले नहीं, प्रैक्टिसिंग, क्योंकि उनका सर्विस रहेगा। फिर रिपेयर मेंटेनेंस वाले हो गए, ओके, डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, मतलब कि जो भी सर्विस वाले सब लोग इस स्कीम में आ सकते हैं, क्योंकि ये वैसे लोग हैं जिन लोग को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल रहा था। देखो, नहीं मिलना और नहीं लेना, इसमें फर्क है। एग्जाम्पल, आप ट्रेडर हो, ओके, आप लोग ग्रोसरी स्टोर है आपका, ओके, आप लोग ने कहा कि हमको कंपोजिशन स्कीम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोला, हमको प्रिजम्पटिव चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम लोग ग्रोसरी स्टोर का दुकान है, हम लोग का ग्रोसरी स्टोर का दुकान, हम लोग को कंपोजिशन स्कीम मिल रहा था, पर हमने बोला कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्रिजम्पटिव चाहिए। बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, मतलब क्या है, ये जो स्कीम है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम है। क्या स्कीम है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर कंपोजिशन के लिए आप एलिजिबल हो तो प्रिजम्पटिव में देखने का भी नहीं। ओके, कंपोजिशन के लिए आप अगर एलिजिबल हो तो उधर ही जाओ, समझ में आया पॉइंट। जिनको कंपोजिशन स्कीम मिल ही नहीं सकता, उन्हीं को यहां पर आना है, कौन सा, टर्नओवर का क्राइटेरिया, यहां पर एलिजिबल टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल करके, समझा। तो ये स्कीम किसके लिए, सबसे पहला पॉइंट, जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता उसके लिए।
प्रोवाइडेड ही सेटिस्फाइज टर्नओवर कंडीशन। ओके, ये दो ही चीज याद रखना है। क्या दो चीजें? पहला, देखो सर्विस वाला बोलना नहीं, सर्विस वाला इनडायरेक्टली सर्विस हो जाएगा वो। ओके, ये स्कीम में ऐसा नहीं लिखा है कि ये स्कीम सर्विस वालों के लिए, लेकिन सब कंडीशन एक साथ पढ़ने पर ये डिराइव होता है कि ये स्कीम खाली सर्विस वालों के। तो यहां पर लिखा क्या पहले वो समझते हैं हम लोग। क्या लिखा है? जिसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता, जो लोग कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल है, एंड जो लोग का टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड से कम है, उन लोग को ये स्कीम मिलेगा। क्लियर है क्या? अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। टर्नओवर का जो क्राइटेरिया, टर्नओवर कितना होना चाहिए इस स्कीम के लिए, देखो। टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी अप टू ₹50 lakhs। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 50 लाख या उससे कम रहा होगा, तो करंट ईयर में यू कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। समझ में आया? क्लियर है क्या? अभी मान के चलो कि हम लोग का से ग्रोसरी स्टोर था पिछले साल। कुछ केसेस कर रहे हैं हम लोग जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर था हम लोग का, इसका टर्नओवर था 20 लाख रुपीज का। ओके, प्रीवियस ईयर का। अभी करंट ईयर से, ओके करंट ईयर से हम लोग ग्रोसरी स्टोर तो चालू ही रखने वाले। ओके, प्लस हम लोग वॉच का रिपेयरिंग चालू करेंगे। हम लोग वॉच का रिपेयरिंग चालू करेंगे। ओके, रिपेयरिंग मेंटेनेंस। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्वेश्चन इज, क्या हम लोग को प्रिजम्पटिव स्कीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचने का भी। ओके, हाँ बराबर। सुनो, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? देखो, सबसे पहला सिंपल दो कंडीशन सीखा हम लोगों ने। पहला कंडीशन क्या देखा? हाँ, जो कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल होना चाहिए पहले तो। ओके, पहले कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल होना चाहिए। अभी कंपोजिशन स्कीम के लिए ये पर्सन इनएलिजिबल कब होगा? जब इसका सर्विस का लिमिट, जब इसका सर्विस का टर्नओवर पिछले साल के टर्नओवर के 10% या तो 5 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा होएगा। देखो, कंपोजिशन स्कीम में ये पहली बात तो आ सकता है कि नहीं, वो चेक करो। आ सकता है, सर्विस भी दे सकता है, लेकिन एक लिमिट तक दे सकता है। मतलब कि कितना लिमिट होगा इस रिपेयर का, टर्नओवर का? ओके, 2 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो हम लोग 5 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस दे सकते हैं, बराबर है। अभी अगर हम लोग का टर्नओवर 5 lakhs को क्रॉस करने वाला है रिपेयर मेंटेनेंस का, अभी हम लोग के पास एक ऑप्शन है, प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं। समझ में? प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं, या तो नॉर्मल में चले जाओ। क्लियर है क्या? मतलब पहले 20 लाख तक आपने सेल किया अंडर कंपोजिशन स्कीम, सॉरी जो भी है, मतलब कि ये जो 5 लाख का सेल है तब तक आपने किया अंडर कंपोजिशन स्कीम। हो सकता है कि रिपेयर मेंटेनेंस का पहला बिल ही रिपेयर मेंटेनेंस का 5 लाख का हो गया, तो फिर अगले ही दिन से आपको प्रिजम्पटिव में जाने मिलेगा। लेकिन अगर पहले समझो आप लोगों ने 30 लाख रुपीज का ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस कर लिया। ओके, पहले 30 लाख का ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस किया, एग्जाम्पल फर्स्ट 30 लाख रुपीज ग्रोसरी बिजनेस। उसके बाद आप लोगों ने 5 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस दिया। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो, अभी हम लोग का कंपोजिशन स्कीम का जो लिमिट है, ओके कंपोजिशन स्कीम का जो सर्विस का लिमिट है, कंपोजिशन स्कीम का जो सर्विस का लिमिट है, कंपोजिशन स्कीम का जो सर्विस का लिमिट है वो क्रॉस होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर प्रिजम्पटिव में चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर है क्या? नहीं, कंपोजिशन से प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं। हाँ, हाँ नॉर्मल से प्रिजम्पटिव साल के शुरुआत में। ओके, नाउ क्वेश्चन इज,
प्रिजम्पटिव में आने के बाद हम लोग कितना सेल कर सकते हैं? 50 लाख इंक्लूडिंग दिस, मतलब एडिशनल 15 लैक्स। देखो सुनो सुनो, हम लोग का ये साल में देखो प्रिजम्पटिव स्कीम का लिमिट 50 लाख है, मतलब पिछले साल का टर्नओवर अपना 50 लाख से कम होना चाहिए, एंड करंट ईयर में भी हम लोग को टर्नओवर 50 से कम ही करना है। जैसे कंपोजिशन स्कीम में भी था, पिछले साल का टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ या 75 लाख, एंड करंट ईयर का भी उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सेम विद प्रिजम्पटिव, पिछले साल का टर्नओवर आपका 50 लाख से कम था, करंट ईयर का भी 50 से कम ही होना चाहिए। अब यहाँ पर 35 लाख का टर्नओवर तो आप कर चुके हो, ओके। अभी हम लोग कितना कर सकते हैं, सिर्फ 15 लाख, सिर्फ 15 लाख का ही सेल कर सकते हैं हम लोग। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से और एक केस दे रहा हूँ, तुम लोगों को सोच के बोलना है, अभी अभी मिस्टेक नहीं करना। हम लोग का पहले हेयर स्टाइलिंग का बिजनेस था, ओके, हेयर स्टाइलिंग सर्विस, ओके। पिछले साल प्रीवियस ईयर में ये बिजनेस था, इसका टर्नओवर था 35 लाख रुपीस, मतलब सर्विस दे के हमने 35 लाख का टर्नओवर किया। करंट ईयर में, करंट ईयर में हम लोग हेयर स्टाइलिंग सर्विस तो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग लोरियल के प्रोडक्ट्स बेचने को शुरू कर, ओके, प्रोडक्ट्स भी बेचने वाले भी। अभी सोच समझ के बताओ कि करंट ईयर में क्या हम लोग प्रिजम्पटिव स्कीम में रह सकते हैं या फिर बाहर निकलना पड़ेगा? हाँ, ओके, बाकी लोग एक एक करके, हाँ एक एक, ओके, हाँ। प्रिजम्पटिव में मतलब जाने मिलेगा, नहीं तो फिर कंपोजिशन। नहीं, पहले हमको हमेशा कंपोजिशन चेक करना है, अगर कंपोजिशन में आप नहीं जा पा रहे हो तो फिर आप प्रिजम्पटिव में जा सकते हो। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पहले कंपोजिशन चेक करने का, वो मिल रहा है तो उधर ही जाओ, वो नहीं मिल रहा है तो आप इधर आओ। समझा पॉइंट? कंपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा सोचो अभी। देखो सुनो, अभी थोड़ा सा लॉजिक भी अपने को लगाना, अपने को खाली टर्नओवर पे नहीं जाना है। सुनो, अभी कंपोजिशन स्कीम के लिए हम लोग कितना सर्विस दे सकते हैं, अभी खाली इतना बताओ मेरे को। हाँ, 5 लाख और 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर विच एवर इज हायर, बरोबर है? अभी पिछले साल का टर्नओवर कितना है इसका, 35 लाख है, ओके। तो 5 लाख और 3.5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब कि इसका पिछले साल का जो सर्विस है, सर्विस कितना है इसका पिछले साल का, 35 लाख। हेयर स्टाइलिंग सर्विस से उसने 35 लाख का रेवेन्यू जनरेट की, और हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन में जाएंगे तो हम लोग 5 लाख का सेल कर सकते हैं। मतलब उसको गुड्स बेचने के लिए अपना मेन सेल को कम करना पड़ेगा, मतलब कि उसके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? सुनो, इसका मेन बिजनेस क्या है, हेयर स्टाइलिंग सर्विस, 35 लाख का है, 35 लाख का सर्विस है, मतलब इसका इतना मेजर रेवेन्यू सर्विस से निकल रहा है। अभी हम इसको बोलते हैं कि आप कंपोजिशन में जाओ, 5 लाख का सेल हेयर स्टाइलिंग सर्विस करो, बाद में प्रिजम्पटिव में आ जाना, कोई सेंस है क्या? नहीं। क्यों सेंस नहीं है? क्योंकि इसका हम लोग बिजनेस को चेंज कर दे रहे हैं। देखो, जिस पर्सन का हेयर का स्टाइलिंग सर्विस से 35 लाख आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कि नहीं, अभी आप 5 लाख ही करो। मतलब एडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको मेन बिजनेस को अगर गिराना पड़े तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आप लोग प्रिजम्पटिव में ही रहोगे। क्या खराबी है प्रिजम्पटिव में, वो बताओ? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, आप कंपोजिशन के लिए इन एलिजिबल हो, क्योंकि आपका सेल ऑलरेडी 35 लाख का, मतलब 5 लाख तो तुरंत क्रॉस होएगा, ओके। और प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, पर ऐसा हम लोगों ने किधर पढ़ा नहीं कि प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते।
ओके, हम लोगों ने देखो स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर पढ़ा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं बोला कि स्कीम फॉर एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर। ही कैन बी सर्विस प्रोवाइडर प्लस ही कैन बी गुड सेलर, बट ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको कंपोजिशन नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो गुड्स प्लस सर्विस इज अलाउड। ओके, आधे स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन रहता है कि गुड्स इज नॉट अलाउड इन 10 to A। ऐसा नहीं है, गुड्स इज अलाउड, अलाउड है गुड्स, लेकिन क्या कंडीशन है, कंपोजिशन नहीं मिलना चाहिए। अभी जो ऊपर वाला एग्जांपल था, ओके, इसमें तो आप लोगों ने बोला पहले कंपोजिशन में रहो, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी बिजनेस क्या था, गुड्स का। प्राइमरी बिजनेस गुड्स था, ये थोड़ा सा एंसिलरी था, वहां पर उल्टा है, यहाँ पर प्राइमरी सर्विस, तो आप इसी में रहो। क्लियर है सबको, समझा? नेक्स्ट। ओके, एलिजिबिलिटी हो गया अपना। एलिजिबिलिटी में ऐड करने का सब कुछ है जो हम लोगों ने उधर सीखा, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम ये भी बताया। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इज 3% CGST, 3% SGST ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। ओके, टोटल टर्नओवर, टोटल मतलब यहाँ पर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों के ऊपर पे करना है, बट एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? हाँ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दोनों पे नहीं करेंगे। बाद में यहाँ पर इनएलिजिबल क्राइटेरिया एक दिया हुआ है, विच इज सेम टू सेम, सेम टू सेम। ओके, नॉन टैक्सेबल में नहीं होना चाहिए, इंटरस्टेट, ई कॉमर्स, ओके, टीपा वगैरह, एंड CTP NRTP। वहां पर और एक था, वहां पर और एक था, क्या था वहां पर और एक, वहां पर एक इनएलिजिबल क्राइटेरिया में था, सर्विस प्रोवाइडर। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर था ना, देखो। ओके, ये सर्विस प्रोवाइडर था, वो यहाँ पर नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर नहीं है मतलब सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये स्कीम है। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वाले ये भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो पहली बात गुड्स है। ओके, तो इनके लिए तो इनएलिजिबल ही हो गया वो। समझ में आ रहा है? तो अपना ये वाला स्कीम भी हो गया। हाँ, वो भी हम लोग करें नीचे। ओके, ये रहा, ये वाला पॉइंट। देखो, हम लोगों ने सीखा कि जो सर्विस सप्लायर है, सर्विस सप्लायर, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर से सर्विस नहीं दे सकता, लेकिन गुड्स सेल कर सकता है कि नहीं, कोई पर्सन कर सकता है, गुड्स का सेलिंग कर सकता है ई कॉमर्स से, विच इज अमेंडमेंट फ्रॉम May 24। ओके, पहले ऐसा नहीं था, पहले गुड्स वाला भी अलाउड नहीं था, सर्विस वाला भी अलाउड नहीं था, लेकिन अभी अभी क्या कर दिया लोगों ने, गुड्स वाले को अलाउ किया। अभी अलाउ किया तो कुछ कंडीशंस पे अलाउ किया। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा और ले सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये सब कंडीशन फुलफिल करो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर से आप गुड्स बेच सकते हो कंपोजिशन स्कीम में। देखो, कंपोजिशन स्कीम में पहले अलाउड नहीं था गुड्स बेचना, लेकिन अभी अलाउड है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ओके, सबसे पहला कंडीशन, अमेजोन, मिंत्रा। ओके, तो अमेजोन, मिंत्रा ये सब तो नॉर्मल गुड्स के सप्लायर बेचते रहते ना, तो ओके, द ई कॉमर्स ऑपरेटर शाल अलाउ द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय सेड पर्सन ओनली इफ एनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड। ओके, गवर्नमेंट का जो GST पोर्टल है उस पे एनरोलमेंट नंबर मिलता है। ओके, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर मतलब कि एक टेम्पररी नंबर रहता है जो आपको आइडेंटिफाई करेगा, गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई क्लास में जाते हैं तो क्लास अपना रोल नंबर देता है, आपका WRO नंबर एंड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है, ओके, वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड WR नंबर, ओके, तो वो अलग रहता है, दैट इज GST नंबर, ऐसा अज्यूम करो। तो आपको टेम्पररी एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर, ये नंबर आपके पास होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ही ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको गुड्स बेचने देगा। सेकंड, ई कॉमर्स ऑपरेटर शाल नॉट अलाउ एनी इंटरस्टेट सप्लाई, ऑब्वियसली। ओके, हम लोगों ने देखो बहुत बार देखा रहेगा कि आपने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया एंड लिखा आया रहेगा कि
डिलीवरी लोकेशन इज नॉट अवेलेबल एट दिस पिन कोड, डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल एट दिस पिन कोड। ओके, इसका मतलब क्या है, वो इंटर स्टेट सप्लाई करने जा रहा था, मतलब कि सप्लायर जो है वो राजस्थान का है। फॉर एग्जाम्पल आपने राजस्थान के सप्लायर से कुछ मंगवाने का कोशिश किया, तो यहाँ पर आपको लिख के आएगा कि डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल एट दिस पिन कोड। मतलब कि गवर्नमेंट उसको, सॉरी, ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है टू सप्लाई इंटर स्टेट, रीडिंग द पॉइंट, उसको इंटर स्टेट बेचने को नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या, वो इंटर स्टेट नहीं बेच सकता। तीसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर शाल कलेक्ट टीसीएस। ओके, अगर कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन है तो टीसीएस कट करेगा। टीसीएस क्या रहता है हम लोग बाद में सीखने वाले, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर जब भी अपने सप्लायर को, मतलब कि जो उस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, उस सप्लायर को जब पैसा वो रिमिट करेगा तो गवर्नमेंट सेज टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, पूरा पैसा नहीं देने का उसको, कुछ पैसा क्या करो, ओके, डिडक्ट करो एंड फिर रिमिट करो। एंड जो पैसा डिडक्ट किया दैट इज कॉल्ड एज टीसीएस। ओके, टीसीएस का रेट इज 1%। ओके, टोटल 1%, मतलब 0.5 0.5। लास्ट पॉइंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक फॉर्म भरना पड़ता है, जीएसटीआर 8 करके आएगा बाद में। ओके, जीएसटीआर 8 भरना पड़ेगा एंड उसमें ये सब डिटेल उसको शो करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। अभी हम लोग सेक्शन 10 का जो बाकी का प्रोविजन ये करेंगे, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अपना ऑलरेडी हो चुका है, खाली एक गो थ्रू है। सबसे पहला, अगर आपका करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या तो 75 लाख या तो 50 लाख अगर क्रॉस कर जाता है, देन यू हैव टू स्विच टू द नॉर्मल स्कीम। मतलब जो आपको लिमिट मिला है वो पिछले साल के टर्नओवर के लिए भी है एंड करंट ईयर के लिए भी है। तो पिछले साल आपका सेल एक लिमिट से कम होना चाहिए था एंड करंट ईयर में भी आपका सेल उतना ही होना चाहिए था। नहीं तो लोग क्या करेंगे, करंट ईयर में बड़ा बिजनेस करेंगे फिर बिजनेस बंद करेंगे। ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, करंट ईयर में भी आप लोग को ये कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो क्या करेंगे, नॉर्मल स्कीम में। उसके बाद टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड। ओके, टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड मतलब कि कंपोजिशन पर्सन सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है क्या, उसको क्या करना पड़ेगा, ओके, उसको इंक्लूडिंग मानना पड़ेगा। आ रहा है क्या समझ में, उसको इंक्लूडिंग मान के चलना पड़ेगा कि जो भी उसने बेचा है उसके अंदर ही 1% या तो 6% जो भी है वो आ गया। उसके बाद, इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम मतलब कि अगर आप लोगों ने कंपोजिशन स्कीम लिया, आप लोग को नहीं मिल रहा था फिर भी, मतलब कि आपका समझो सर्विस का टर्नओवर 5 लाख या 10% से ऊपर चला गया, फिर भी आप कंपोजिशन में ही हो, ओके, जबकि आपको होना नहीं चाहिए था, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता है कि हम आप लोगों से टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रिकवर करेंगे। मतलब अगर समझो कि आप लोग ट्रेडर, मतलब कंपोजिशन स्कीम में ट्रेडिंग में थे, तो 1% जीएसटी भरा रहेगा। ओके, तो हम आपसे अभी 17% जीएसटी लेंगे, 18% रेट रहेगा अगर, तो 1% तो आपने भरा ही है और 17% भरो, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल टैक्स। ओके, इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, ओके, एंड पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको। उसके बाद आगे वाला पॉइंट अपना ऑलरेडी हो चुका है। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन, अगर एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम में है किसी एक स्टेट में, ओके, और अगर उसको वहां से बाहर निकलना है तो बाकी सारे स्टेट्स भी बाहर निकल जाएंगे, ऐसा माना जाएगा। ओके, मतलब अगर मिलेगा कंपोजिशन तो सबको मिलेगा, अदरवाइज सबको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है सबको। चलो, अभी और कुछ रूल्स है थोड़े से वो कर लेंगे। नॉर्मल में तो कभी भी जा सकते हैं, हाँ, नॉर्मल से कंपोजिशन में देर इज ए रेस्ट्रिक्शन, लेकिन कंपोजिशन से नॉर्मल में आप कभी भी जा सकते हैं।
ओके। हाँ हाँ, टोटल। हाँ, दोनों के टर्नओवर पे लेंगे, दोनों का टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स बोथ द। चलो आगे। अभी कुछ रूल्स है, हाँ बोलो। अभी कुछ रूल्स और है, वो हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 3, ये भी अपना हो चुका है। ओके, इंटीमेशन टू पे टैक्स फॉर कंपोजिशन स्कीम शाल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, अपने को साल के बिगिनिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है आईटीसी शाल बी रिवर्स्ड इफ रजिस्टर्ड पर्सन स्विचेस फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम। देखो, भाई मान के चलो कि हम लोग का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, ओके, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, ओके, हम लोग के पास क्या था, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, बराबर। अभी हम लोग जा रहे कंपोजिशन स्कीम, अभी हम लोग कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। अज्यूम करो कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ गुड्स परचेज किया था, से 500 का एलसी परचेज किया, ओके, एट अ रेट ऑफ 1000। ओके, तो हम लोग को 5 लाख के ऊपर 18% का, ओके, आईटीसी मिला रहेगा। ओके, आईटीसी मिला रहेगा, यस और नो? आईटीसी मिला होगा, क्यों मिला होगा? क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्कीम में थे, तो हम लोग आईटीसी ले सकते थे वो टाइम पर, तो हम लोगों ने आईटीसी क्लेम किया, बराबर। उसके बाद हम लोगों ने इस पीरियड में ही 300 का एलसी को सेल कर दिया, 300 का एलसी सोल्ड, तो इसके ऊपर जीएसटी भरा रहेगा क्या? यस, भरा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में थे, जीएसटी भी भरा रहेगा। अभी 200 का एलसी हम लोग के स्टॉक में पड़ा है। ओके, ये 200 का एलसी का नेचर क्या है? इसके ऊपर आईटीसी आपको मिल चुका है, लेकिन जीएसटी आप नहीं भरने वाले। क्यों नहीं भरने वाले? क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। मतलब आईटीसी लिया तब नॉर्मल स्कीम था, जीएसटी भरने का बारी आया तब कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। ओके, जितना आपके पास स्टॉक था पहले क्या करो, ये आईटीसी वापस करो। ओके, रिवर्स दिस आईटीसी फर्स्ट, देन यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। समझा पॉइंट? तो आप लोग को आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, मतलब कि 31 मार्च का स्टॉक ही रहेगा ना। हाँ, फिक्स एसेट रहेगा तो भी करना पड़ेगा, स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स दोनों। ओके, स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स दोनों ही रहेगा, स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का जो रिवर्सल है वो अपने को मंथ्स के बेसिस पे करना है। ये दोनों आईटीसी के चैप्टर में वापस से आएगा डिटेल में। हाँ, ओके, तो आईटीसी के चैप्टर में डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, अभी खाली एक हिंट दिया। उसके बाद हाँ, जा सकते हैं ना। नहीं, आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन फिर कंपोजिशन स्कीम में जितना पीरियड आप थे, वो पीरियड का वो लोग हटा देंगे। अगर समझो कि आपने 3 महीना कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया, उसके बाद आप निकल के वापस से नॉर्मल में जाने वाले हो, तो 1 क्वार्टर का आईटीसी माइनस करके वापस से आपको दे देंगे। स्टॉक नहीं, स्टॉक का नहीं,
स्टॉक तो जितना है उतना पूरा मिल जाएगा, उसमें माइनस कुछ नहीं होएगा, कैपिटल गुड्स में माइनस होएगा। हाँ, डिप्रेशन के हिसाब से हम लोग 5% पर क्वार्टर माइनस करके बाकी का ले सकते हैं, वो बाद में आएगा आईटीसी के चैप्टर। नेक्स्ट, जीएसटी आईटीसी 03 shall be filed within 60 days from the commencement of relevant financial year। मतलब कि गवर्नमेंट बोल रहा है आप लोग जो रिवर्सल करने वाले हो, रिवर्सल, ओके, रिवर्सल अगर आप करने वाले हो इसका आईटीसी का, मतलब कि आप नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, ओके, नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, तो ऐसे केस में आप लोग को आईटीसी रिवर्सल कितने दिन में करना है? 60 डेज में। समझ में? एंड आगे बोला है कि डिटेल्स ऑफ स्टॉक टू बी फर्निश्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम अवेलिंग द ऑप्शन। मतलब कि कौन से स्टॉक का आईटीसी रिवर्स किया, ओके, स्टॉक वाइज आपको डिटेल कितने टाइम में देने का? 90 डेज में। मतलब रिवर्सल करना है 60 दिन में, हाँ, डिटेल 90 डेज में देना। तो यहाँ पर रिवर्सल करना है अपने को 60 डेज के अंदर आईटीसी 03 में, एंड डिटेल अपने को देना 90 डेज के। वो जैसे जीएसटीआर 1 में हम लोग डिटेल देते सेल का, फिर अगले मतलब 10 दिन में हम लोग पे करते, तो उसी तरीके से यहाँ पर पहले आईटीसी रिवर्स करो, बाद में डिटेल देते रहो आराम से। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, सिंगल एप्लीकेशन डीम टू बी एप्लीकेशन फॉर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर सेम पैन। मतलब कि अगर आपके एक प्लेस ऑफ बिजनेस ने कंपोजिशन के लिए ऑप्ट किया, तो इट वुड बी डीम्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल द अदर प्लेस ऑफ बिजनेसेस एज वेल। क्लियर है क्या? सब लोग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिंगल एप्लीकेशन डीम्ड टू बी एप्लीकेशन फॉर ऑल द प्लेस। फिफ्थ रूल, ओके, रूल नंबर 5 है ये। सबसे पहला, सीटीपी एनआरटीपी नहीं रह सकता ये स्कीम में। दूसरा, अपना सब पॉइंट हो चुका है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स shall be paid for normal RCM, ओके। तीसरा, ओके, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, ओके, ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट, टीपा वगैरह का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। चौथा, हम लोग के बिल ऑफ सप्लाई पे, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ सप्लाई, ओके, ये डॉक्यूमेंट हम लोग को बनाना पड़ता है जब कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन कुछ सेल करे। क्या बनाना पड़ेगा? बिल ऑफ सप्लाई। समझ में आया? अब उस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर उसको लिखना पड़ता है, क्या लिखने का? देखो, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन सप्लाईज, ओके, इस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा ऑन बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है सबको? एंड फिफ्थ, मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन नोटिस और साइन बोर्ड। मतलब कि जैसे प्रीमाइस रहता है, ओके, अपना जो समझो ये ऑफिस कंपोजिशन स्कीम में, तो जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे एक बोर्ड होना चाहिए, ओके, उस पर क्या लिखा होना चाहिए? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ओके, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट रूल, रूल 6। सबसे पहला पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम इज वैलिड अंटिल ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब कि जब तक सब कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ही आपके पास कंपोजिशन स्कीम है। अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब आपने इंटरसेट सप्लाई कर दिया, तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद, पे टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन वंस फेल्स टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन। ओके, कोई भी कंडीशन आप ब्रीच करते हो तो आप लोग को नॉर्मल में जीएसटी भरना पड़ेगा, मतलब कि नॉर्मल स्कीम में जो हायर रेट रहता है 18% ऐसा भरना पड़ेगा। तीसरा, जो भी पर्सन को कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना है उसको पहले एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो बोलेगा कल से मैं नॉर्मल में जा रहा हूँ या कल से मैं अनरजिस्टर्ड हो रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फाइलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपके एप्लीकेशन के बाद ऑफिसर क्या करेगा? एक नोटिस देगा आपको, ओके, नोटिस देगा। नोटिस में क्या लिखेगा? अगर उसको लग रहा है कि कंपोजिशन स्कीम के पीरियड का कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है तो आपको जाने देगा नॉर्मल में। लेकिन अगर कंपोजिशन स्कीम का कोई ड्यूज बाकी है तो वो आपको नोटिस में लिख के देगा कि ये पहले ड्यूज पे करो, उसके बाद आप जाना।
ओके, वो नोटिस का हम लोग को रिप्लाई करना पड़ता है विद इन 15 डेज। ओके, 15 दिन में हमको रिप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं नहीं कोई पेबल नहीं, ओके आपसे मिस्टेक हुआ इस तरीके। उसके बाद फर्निश्ड स्टॉक डिटेल्स इन ITC-01 विद इन 30 डेज फ्रॉम विड्रॉवल। देखो अभी यहाँ पर ये विड्रॉवल है, वहां पर अवेलमेंट ऑफ ऑप्शन था, जो हमने यहाँ पर रिवर्सल देखा ना इधर, ये जो था ये जो, ओके यहाँ पर क्या था, हम लोग नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे थे, वहां पर कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में जा रहे हैं। देखो जब नॉर्मल से कंपोजिशन में जाएंगे तब ITC रिवर्स करना पड़ेगा, एंड जब हम लोग कंपोजिशन से नॉर्मल में जाएंगे तब ITC मिलेगा। क्लियर है क्या? तो ITC मिलने के लिए हम लोग को एक अलग फॉर्म भरना पड़ता है, ओके, एंड स्टॉक का डिटेल भी देना पड़ेगा, एंड फॉर्म भी भरना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। क्लियर है सबको? मतलब ये वाला जो है वो कंपोजिशन से नॉर्मल का बात है। विड्रॉवल फ्रॉम ऑप्शन का मतलब होता है कंपोजिशन का ऑप्शन को विड्रॉ करना। ओके, तो कंपोजिशन टू नॉर्मल में ITC मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलता है, ओके स्टॉक का भी मिलता है, लेकिन कुछ अलग तरीका है। The registered person would be required to file an intimation, okay, on suo motu basis for withdrawal from scheme within 7 days from non-compliance। मतलब अगर मान के चलो कि हम लोग से कुछ मिस्टेक हो गया, हम लोग को रियलाइज भी हो गया कि ये गलती हुआ है, तो जैसे ही नॉन कंप्लायंस हुआ इन कंडीशंस का, आपको खुद से होके 7 दिन में निकलना, तो एटलीस्ट पेनल्टी तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने नहीं निकले ही नहीं, आप फिर भी एंजॉय कर रहे हो बेनिफिट, तो पेनल्टी भी भरना पड़ेगा, फिर निकालेंगे लोग। ओके, उसके बाद इंटीमेशन ऑफ विड्रॉवल डीम टू बी इंटीमेशन फॉर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब कि एक प्लेस ऑफ बिजनेस ने अगर निकलने का ओके एप्लीकेशन दिया, तो सब लोगों ने निकलने का एप्लीकेशन दिया ऐसा माना जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय ऑफिसर, तो वो हम लोग से डिफरेंशियल टैक्स लेगा, इंटरेस्ट लेगा एंड पेनल्टी लेगा। क्लियर है क्या? समझा सबको? उसके बाद एक डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन है। इन केस ऑफ डिनायल ऑफ ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ओके कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिया, ओके ना बोल दिया, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट इफेक्टिव डेट ऑफ सच डिनायल should be from date including retrospective date. However, effective date should not be prior to contravention of provision. Okay, इसका मतलब कि समझो आप लोगों ने 1 फरवरी को, ओके 1 फरवरी को कुछ नॉन कंप्लायंस किया, मतलब कॉन्ट्राविन किया प्रोविजन को, तो आप लोगों को ना बोल दिया कंपोजिशन स्कीम से, ओके आप लोग को ना बोल दिया कि आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते, ओके लेकिन ये सब चेकिंग हुआ वगैरह वगैरह, मालूम पड़ा आप लोग को 31 मार्च को। देखो 1 फरवरी को उन लोगों ने आपको नोटिस दिया रहेगा कि बाहर आ जाओ कंपोजिशन से, क्योंकि अभी आप इनएलिजिबल हो चुके हो, नोटिस दिया नोटिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, हम लोग रिप्लाई करेंगे कि ये गलत है गलत है। उसके बाद ऑफिसर अपना टाइम लेके क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। देखो ये सिस्टम रहता है, पहले नोटिस रहता है, ओके उसके बाद रिप्लाई होता है, उसके बाद ऑर्डर पास होता है, ओके ये सीक्वेंस रहता है। अभी ऑर्डर उसने पास किया कभी 31 मार्च को ऑर्डर पास किया, क्या ऑर्डर पास किया कि 1 फेब से यू आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। समझा? तो ये कब से इफेक्टिव रहेगा ये वाला चीज, मतलब कि ये ऑर्डर जो है ये कब से आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकालेगा, 31 मार्च से कि 1 फेब से? 1 फेब से, क्योंकि 1 फेब से आप लोगों ने गलती किया, तो जब से गलती किया वहां से लेके आपको हमेशा अभी नॉर्मल में भरना पड़ेगा। समझा? देखो गलती आपने 1 फेब को किया, ऑफिसर ने फाइनल डिसीजन कब दिया, 31 मार्च को, तो 31 मार्च से गलती किया ऐसे नहीं, जब से गलती किया दैट इज रिट्रोस्पेक्टिवली जाएगा ये। समझा? लेकिन
ऑफिसर ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं आपने 1 जनवरी से ही गलती किया होगा, मतलब इसके पीछे नहीं जा सकते। गलती जो टाइम पे किया है उधर से ही आपको माना जाएगा कि आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ गए। क्लियर? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नहीं, इसमें रिवाइज टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि आपने जानबूझ के किया ना ये ऐसा। हाँ हाँ। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब रहता है? जब भी हम लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं, वहां से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस पीरियड का हम लोग को रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ओके, ये वाला पीरियड का नहीं, क्योंकि ये पीरियड में आपने फ्रॉड किया, मतलब कि आपने गलत स्कीम अप किया था, तो वो आपका मिस्टेक है। रिटर्न फाइलिंग एंड अदर कंप्लायंसेस, ये हम लोग रिटर्न्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि उधर वापस से आने वाला है, तो अभी क्या पढ़ना। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स करना है इसका।